निगम चुनाव में बड़ी संख्या में पार्षद प्रत्याशियों ने दाखिल किए नामांकन पत्र। बीजेपी कांग्रेस में लंबी जद्दोजहद के बाद जारी हुए उम्मीदवारों के नाम। उम्मीदवारों को लेकर कई जगहों पर दोनों दलों में उभरे असंतोष के स्वर। कई जगहों पर भूले सोशल डिस्टेंसिंग, कोरोना काल में चुनाव बड़ी चुनौती। चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवारों की तस्वीर साफ, अब चढ़ेगा प्रचार का रंग। किसमें कितना दम। नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। प्राइम डिबेट देख रहे हैं आप, आपके साथ में जेपी शर्मा। 6 निगमों के लिए पर्चा दाखिल करने के आखिरी दिन आज नामांकन की रेलमपेल देखने को मिली। इसके अलावा काफ़ी कुछ देखने को मिला जो निगम चुनाव के रणनीतिकारों के लिए चिंता की बात हो सकती है। बात बगावत की है, जिसको लेकर भले ही ये दावा किया जाए कि रूठों को मनाएंगे, सब मान जाएंगे और अधिकृत प्रत्याशी को समर्थन दे देंगे, क्योंकि मान मनोबल से मैदान से हट जाना एक बात है और भितरघात दूसरी चीज़ है। चिंता की दूसरी बात प्रशासन और सरकार के लिए यह है कि चुनाव के अति उत्साह के बीच कोरोना गाइडलाइंस का पालन कैसे होगा। चुनाव के बहाने कितना बड़ा खतरा दरवाजे पर आकर खड़ा हो गया है, इसकी वानगी आज देखने को मिली। सरकार ने चुनाव टालने चाहे थे, विपक्ष रजामंद था, पर अदालत के आदेशों के चलते चुनाव कराने पड़ रहे हैं। सो जिम्मेदारी अब आपकी हमारी है कि कैसे अपने को और अपनों को महफूज रखें। तो अगले 3 हफ्ते निगम चुनाव से जुड़ी सरगर्मियां चरम पर होंगी, जिस पर आज प्राइम डिबेट में बात करेंगे इन सवालों के जरिए कि टिकट वितरण के लिए चली लंबी जद्दोजहद क्या कहती है। दोनों ही दलों के लिए बगावत से निपटना कितनी बड़ी चुनौती, और क्या जीत के दावों पर भारी पड़ेगी कार्यकर्ताओं की नाराजगी। हमारे साथ पंकज जोशी जी हैं, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता, आर तिवारी साहब हैं कांग्रेस से, और वरिष्ठ पत्रकार एसपी मित्तल साहब हमारे साथ जुड़ रहे हैं। बहुत स्वागत है आप सभी का। तिवारी जी और पंकज जी, आप दोनों जानते हैं कि पहला सवाल लोगों के जहन में आज क्या उभर रहा है। इतना लंबा मंथन हुआ, इतने लंबे विचार हुए, और उसके बाद नतीजा ये हुआ कि कल से अब तक दोनों तरफ जिंदाबाद जिंदाबाद से ज़्यादा हाय हाय के नारे सुनाई दे रहे हैं। पहले तिवारी जी। सरकार तो चाहती थी कि हमें और टाइम मिल जाए, लंबा समय कहाँ मिला। हाँ। मार्च के बाद तो हम सब क्वारंटाइन हो गए, लॉकडाउन हो गया। हाँ। कार्यकर्ता की परख करने का मौका मिला कहाँ। लेकिन हाई कोर्ट का जो डिसीजन था, फिर सुप्रीम कोर्ट ने जब मोहर लगा दी, तो 7 दिन में हम सभी पार्टियों ने, चाहे वो कोई सी भी पार्टी हो, उन्होंने अपना मंथन किया। और मंथन करने के बाद में मैं तो बधाई देना चाहता हूँ अशोक गहलोत जी को, राजस्थान के लोकप्रिय मुख्यमंत्री को, कि तीनों बड़े शहरों में हमने 6 नगर निगम में लोगों की समस्याओं को सुलझाने के लिए हमने ज़्यादा जन सेवक बनाने का एक विकल्प ढूंढा। और उसी का नतीजा है कि आज राजस्थान के तीनों बड़े शहरों में उन लोगों में जागृति आई जो अपने विकास काम कराना चाहते थे मोहल्ले का। आज पहले पार्षद हुआ करते थे 40-40 हजार पे, 45 हजार पे। आज कांग्रेस की सरकार ने सब लोगों को मौका देने के लिए आज हमने 7-8 हजार 9 हजार का वार्ड बनाया, और इसी से लिए जोश है। और ये जोश इस बात का प्रतीक है
कि हम राजस्थान के तीनों बड़े शहरों की 6 नगर निगमों में हम हमारा बहुमत लेकर के आ रहे हैं। ये कार्यकर्ताओं का जोश दिखा रहे हैं। हमारे यहाँ कोई विद्रोह नहीं है। मनमुटाव तो होता है, हर वार्ड के अंदर 6-7 गंभीर उम्मीदवार होते हैं, लेकिन मैं फिर कहना चाहता हूं, जो बगावत पहली बार राजस्थान के इन 3 बड़े शहरों की 6 नगर निगमों में हमको भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को देखने को मिल रही है, एक विस्मयकारी है। अच्छा। जो कहते हैं कि हम कांग्रेस के खिलाफ हैं, लेकिन कांग्रेस जैसे रणनीति नहीं अपनाते हैं। आज उनके कार्यकर्ता सड़कों पर बैठे हैं, पूरी रात भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को इस सवाल का जवाब पंकज जी से लेता हूं, लेकिन एक बात आपने जो कही वो मेरी समझ में नहीं आ पाई है, आप समझाइएगा और मित्तल साहब से भी समझने की कोशिश करूंगा। आपने कहा कि चुनाव में बीच में लॉकडाउन हो गया, इसलिए आप कार्यकर्ता की परख नहीं कर पाए जो आपने पिछले 7 दिन में की है। ये 7 दिन में होगी जो 7 महीने में नहीं हो सकती थी, इसको समझूंगा तिवारी जी। लेकिन पंकज जोशी जी, आपकी तो पार्टी विद डिफरेंस है, बहुत सारे डिफरेंसेस कैसे दिखे? नहीं देखिए, डिफरेंसेस मैं कह रहा हूँ ना कि आप कोई सा भी चुनाव देख लीजिए, चुनाव के अंदर जो है चुनाव के हर एक कार्यकर्ता चाहता है कि उसका टिकट उसको मिले और वहां से मैं चुनाव लड़ूं। लेकिन भारतीय पार्टियां ये चाहती हैं कि वो व्यक्ति जो है चुनाव लड़े जो ठीक कार्यकर्ता भी हो, पार्टी का जो है जिताऊ और टिकाऊ कैंडिडेट भी हो, और कम से कम जो है वहां से जाकर के बोर्ड बना सके। और इस वक्त पे जो है यदि आप देखें तो बहुत सारे लोग लगातार जो है टिकट मांग रहे थे, उनका चयन जो है बाकायदा मेरे ख्याल में पहली बार ऐसा जो है कांग्रेस के और यदि बीजेपी का फर्क देखें, उन्होंने कह रहे हैं कि साहब ये है कि हमारे यहाँ से टिकट, इनके टिकट तो कौन से बटे हैं। उन्होंने कहा कि भाई टिकट बांटने का जो तरीका था हमने तो पहले दिन से पारदर्शी रखा कि हमारा मंडल से लेकर के प्रदेश तक जाकर के जिले से लाकर के सारे सिंबल्स लोगों का नाम लेके आएंगे, उनकी छटनी होगी और बाकायदा सभी जनप्रतिनिधियों से बात करके विचार करके जो है उनको टिकट दिए गए हैं। और टिकट आपके यहाँ जो लिस्ट आई थी 65 लोगों की, पहली जो लिस्ट आई थी शायद, उसमें से 7 ही आदमी ऐसे थे जिनका आपको लगा कि इन्होंने काम किया है, इनको रिपीट करना चाहिए, बाकी लोग सब जगह मुंगी खाएंगे, तो उनको 58 को तो चेंज ही करो। नहीं, देखिए ऐसा कहीं नहीं है। देखिए जो मैं कह रहा हूँ ना, आपको बड़ी सारी चीजें हैं कि अब आपने कहा रिपीट किया गया है। जिन लोगों की चुनाव लड़ने की इच्छा थी कि हमें चुनाव लड़ना चाहिए, हम चुनाव लड़ेंगे, और बहुत सारे इच्छा वाले नारे लगा रहे थे उनमें से जिनके टिकट काटे आपने। नहीं, देखिए मैं आपको कह रहा हूँ ना, देखिए नारे तो मैं कह रहा हूँ आपको और मैं फिर कहना चाहता हूँ भारतीय जनता पार्टी चुनावी पार्टी में तब्दील हो गई है। इनके कार्यकर्ता भी अब इनको सत्ता का स्वाद लग चुका है, ये बिना सत्ता के रह नहीं सकते। लगातार रोडों में बहुमत तो ही नहीं कर रहा, काटा इन्हीं के लोगों को है, और फिर नारेबाजी भी कर रहे हैं। कांग्रेस में तो ऐसा होता है, हमारे यहाँ तो मतभेद भी रहते हैं, हमारे यहाँ तो एक दूसरे के खिलाफ बोलते हैं। ये स्वीकार कर लिया है खुलकर, चलिए ठीक है, मना नहीं कर रहा हूँ, लेकिन इनके भारतीय जनता पार्टी के यहाँ तो पहली बार सतीश पूनिया जी ने कह रखा है कि हम जनरल में भी हमको आरक्षण का अगर कोई लाभ मिल रहा, हमको तो चुनाव जीतना है, हमको वर्ग विशेष की चिंता नहीं है। आपने आमेर के 4 वार्डों में मैं आपको एक सही बात बताना चाहता हूं। आमेर के सतीश पूनिया जी के विधानसभा क्षेत्र में वार्ड नंबर 1 से लेकर के 4 तक हैं। उन चारों वार्डों में उन्होंने सामाजिक गठबंधन का सामाजिक परिवेश नहीं देखा। चारों वार्डों में उन्होंने सैनी को वार्ड नंबर 1, सैनी वार्ड नंबर 2, सैनी वार्ड नंबर 3, सैनी वार्ड नंबर 4 सैनी। अभी आप हालांकि कि जीतना अभी आप सामाजिक गठबंधन देखने पे सवाल उठा रहे थे, अब सामाजिक गठबंधन नहीं देखने पर भी सवाल उठा रहे हैं तिवारी जी। अरे साहब मैं कह रहा हूं जो आरक्षण का हमारा है, हम सब में अगर हम ओबीसी को डाल रहे हैं, लेकिन उनको तो केवल जीतना है एन कैन प्रकार। और सबसे बड़ी मजेदार बात ये पंकज जी एक बात सुनो, जिस भारतीय जनता पार्टी ने 25 लोकसभा की सीटों में एक माइनॉरिटी को उम्मीदवार नहीं दिया, जिस भारतीय जनता पार्टी ने 200 विधानसभा के चुनाव में मात्र एक यूनुस खान जी को चुनाव का टिकट दिया, आज भारतीय जनता पार्टी को मजबूर होकर के कांग्रेस की रणनीति के तहत दबाव में आकर के उनको 40 जयपुर में तीनों हमारे जो 8 विधानसभा 10 विधानसभा में 40 माइनॉरिटी के उम्मीदवारों को टिकट देना पड़ा। ये हमारी कांग्रेस की पहली नैतिक कुछ कहना चाह रहे हैं पंकज जी, बोलिए नैतिक वजह के बारे में बताइए। कि अब आप ये मैं आपको यही समझाने जा रहा हूं कि आप जो कहा करते थे कि ये जो एक समुदाय है ये हमारा स्पेशल है, हम हमारा है, तो मैं कह रहा हूं कि हम ये नहीं करें। नहीं, अरे भाई मैं यही कह रहा हूं आपको, आपने कहा कि आपने नहीं दिए, मैं कह रहा हूं भाई आपने जो है 25 में से कितने टिकट आपने चलो माइनॉरिटी को दिए और कितने जीत के आए आपके? 25 में से मतलब नहीं है। चुनाव किस लिए लड़ रहा है? चुनाव का निर्णय क्या है? एक मिनट, ये चुनाव का निर्णय क्या है? देखिए पंकज जी, इस सवाल का जवाब तो आपको असहज करता रहेगा सवाल तो, कि आपने जहां परहेज किया लोकसभा में, जहां परहेज किया विधानसभा में, एक टिकट दिया, वो कैसे दिया गया था बाद में बदलकर सबको याद है।
वहां आपने 5 दिन पहले 7 दिन पहले भूमिका बनानी शुरू कर दी थी कि मुस्लिम उम्मीदवारों को भी टिकट दिए जाएंगे, और अब 19 उम्मीदवारों को आपने टिकट दिए हेरिटेज में। तो ये सवाल तो लोगों के जहन में उठेगा कि ये अब किस तरह से बर्फ पिघली। देखिए, हमने फिर कहा ना आपको टिकट क्या का, कहा? हमने आपको सबसे पहले कहा कि हमने आज तक कब नहीं कहा, हम कहते हैं जिताओ टिकाऊ कैंडिडेट को हम टिकट देंगे। अब भी हमने जो माइनॉरिटी टिकट दिए हैं जिताओ टिकाऊ कैंडिडेट चुनाव अरे सुनिए ना, सुन जाइए ना, अरे मैं कह रहा हूं आपको, अरे भाई हमारे पास कैंडिडेट की हेरिटेज और ग्रेटर में माइनॉरिटी के, अरे भाई पुष्टिकरण की तो आप करते हैं तो ये चलेगा आदमी दूसरा। भाई बताइए ना, आप क्या करेंगे? तिवारी जी, भाजपा ये आरोप लगाती रही है कि हेरिटेज में ये खुलकर भले ही नहीं बोल पा रहे हैं कि हेरिटेज में तो क्यों टिकट देने पड़े। इनको इसलिए देने पड़े कि इनके दिमाग में ये डर है, जैसा कि इनका आरोप रहा है कि हेरिटेज में आप तुष्टिकरण करते रहे हैं, खासतौर पे कोरोना के दौरान, इसलिए इनको भी कुछ ना कुछ तो वहां अपनी जमीन तलाशनी थी ना। तो वो जो हेरिटेज में इन्होंने दिया उन्हीं का तो तुष्टिकरण किया ना। तो भाई हम तो खुद ही कह रहे हैं, हम तो 2 सीट से, अरे तो भाई माथे पे लगा दिया। तिवारी जी, हम तो 2 सीट से बढ़ते बढ़ते जो है 300 सीट के पार आने वाले लोग हैं, लेकिन आप तो ऊपर सीट चलने वाले लोग हैं। हम तो कह रहे हैं आ रहे हैं ना, तो यही तो कह रहे हैं हम। एक मिनट, हम यही कह रहे हैं कि हर एक के दिलों में राज जो है, हम हर एक के दिलों में जो है दर्शाना चाहते हैं कि हम जो है सबके साथ हैं। एक मिनट, मित्तल साहब कैसे देखते हैं इन सारे इन सारी चीजों को? मित्तल साहब, जब मेरा ये मानना है कि जिस तरीके से पार्षद पद के उम्मीदवारों के चयन को लेकर आज जिस तरीके से मारामारी देखनी पड़ी है दोनों ही दलों में, इससे ये अंदाजा लगाया जा सकता है कि जो पार्षद पद है वो अब सेवा का पद नहीं रहा है, वो मेवा का पद हो गया है। और हर हालत में जो कुछ लोग हैं वो इसको टिकट प्राप्त करना चाहते हैं अपनी अपनी पार्टी का। और इसमें जो महत्वपूर्ण बात है वो ये है कि जब अभी उम्मीदवारों के चयन पर जब ये स्थिति देखने को मिली है, तो जब इसमें मेयर का चुनाव होगा, इन 6 नगर निगम में जब मेयर का चुनाव होगा तब ज्यादा विस्फोटक स्थिति देखने को मिलेगी, क्योंकि 3 नवंबर को जब पार्षद चुन लिए जाएंगे तो 10 नवंबर को जाके मतदान है, यानी मेयर का चुनाव है, यानी 6 दिन मिलेंगे। तो मेरा ऐसा मानना है कि जो खरीद फरीद होगी जो पार्षदों की, उस पर भी क्या नाम से अभी से ही निर्वाचन आयोग को इस मामले में बहुत गंभीरता से देखना चाहिए कि चूंकि राजस्थान के अंदर पिछला अभी थोड़े दिन पहले जुलाई और अगस्त के अंदर जिस तरीके से ये कहा गया कि जो विधायक हैं उनकी घोड़ा मंडी लग रही है और 35-35 करोड़ रुपए में विधायक बिक रहे हैं, तो मैं ये सोचता हूँ कि आप जानते हो मित्तल साहब कौन बोलियां लगा रहे थे, पूरा देश जानता है। अभी आप सुनो तिवारी जी, सरकारों को खरीदने में एक्सपर्ट है ये। तिवारी जी सुनो तो सही। तो मेरा यह कहने का मतलब है कि जब विधायकों को घोड़ों की संज्ञा दी गई तो इन पार्षदों को बकरों की तो दी जाएगी। अब ये देखना पड़ेगा कि ये जो बकरा मंडी के अंदर कितने रुपए के बकरे बिकेंगे। अब क्योंकि 6 दिन का समय मिलेगा, वो सम्मानित पार्षद होंगे। और मैं आपसे कह रहा हूं कि कांग्रेस का बहुमत आएगा। मैंने नहीं कहा बकरा मंडी जो आप कह रहे हो, मैं शब्दों को नहीं कर रहा हूँ, उसकी जरूरत नहीं पड़ेगी मित्तल साहब। तिवारी जी, विधायकों को घोड़ा मैंने नहीं कहा, विधायकों को घोड़ा मैंने नहीं कहा, आप जानते हैं किन्होंने कहा इनको। ठीक है, पंकज जोशी कुछ कहना चाह रहे हैं। पंकज जी, आज कांग्रेस ने बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा है कि आप लपका पार्टी हैं, भारतीय लपका पार्टी, चुनावी लपका पार्टी, चुनाव के दौरान कुछ ना कुछ ऐसा लपक लेते हैं ताकि जीत आपके खाते में आए। पंकज जोशी जी, नहीं, मुझे तो समझ में नहीं आया कि ये जो शब्द अभी बिल्कुल ठीक कहा वित्तल जी ने कि आप देखिए कि उनको घोड़ों की शब्द देना, राजनीतिक पार्टी को लपका पार्टी कहना, ये शब्द जो है कहां से मतलब किस तरीके की जो है संज्ञा लेके आते हैं। और ये जो भी उन्होंने कहा कि ये बिल्कुल ठीक कहा उन्होंने कि पहले जब मेयर का चुनाव होता था तो 1 या 2 दिन बाद मेयर का चुनाव हो जाया करता था, जिससे लगातार जो है इन चीजों की जो है वो होती थी। लेकिन अब आप देखिए 6 और 7 दिन का वक्त देना बिल्कुल सही बात है कि हमने लगातार विरोध किया था, 6 और 7 दिन का वक्त किस बात का और किस चीज के लिए। और दूसरी बात जो अभी सबसे नहीं चुनाव आयोग का नहीं, देखिए मैं फिर यही कह रहा हूं आपको कि सब पहले जो चुनाव होते थे उसमें चुनाव में क्या ऐसी चीज थी, चुनाव आयोग को भी यदि कह रहे हैं तो उनको बताना चाहिए भाई ये तो सरकार ने रिकमेंडेशन की, उन्होंने मान ली। दूसरी बात जो कि इन सब चीजों के पीछे कि अभी जो बात हुई थी कि अभी तिवारी जी कहते कि साहब जो है किसने रुपए दिए थे, किसने दिए थे। अरे भाई जो आपके मुख्यमंत्री जी ने कहा था कि 10-10 करोड़ रुपए उनको दे दिए, बाकी बचे हुए हैं, तो जो आपके 22 आदमी गए थे 220 करोड़ रुपए जमा तो कराओ भाई, उनको तो कराओ। कहाँ है यार, किसको जमा कराओ? नहीं सरकारी खाते में, नहीं हम तो
कोरोना काल में जमा करा दीजिए, उनके विचारों को जो कोरोना में है उसमें जमा करा दीजिए। 220 करोड़ रुपए उसमें, अरे सुन जाइए ना, अरे सुन तो जाइए, आपको जो है में आई है तो जाइए, वो जो कश्मीर तक का लिंक बता रहे हैं, आप अपने नेता से पूछो कि उनको कश्मीर में उन्होंने किसको पेमेंट दिया था। आप जो है आपकी पार्टी खरीदने में आजादी के बाद में सबसे ज्यादा विशेषज्ञता ले रखी है। तो खरीद लेते थे वो मध्य प्रदेश में हॉस्पिटलों को देते हैं। मध्य प्रदेश में जो विधानसभा के उपचुनाव हो रहे हैं आपकी खरीद फरोख्त के कारण से हो रहे हैं। हमारी चुनी सरकार को गिराया, आज उन्हीं विधायकों का आपने खरीद भी लिया, पैसा भी दे दिए, फिर आपने भारतीय जनता पार्टी ये खरीदने में माहिर हैं। और आपके लोग क्या ज्यादातर बिकाऊ निकल जाते हैं क्या? साहब ये तो दुनिया में है, कि कोई खरीदेगा तो आदमी बिकेगा ही नहीं लगता है। तो ये खतरा तो फिर बड़ा है। इसका मतलब 3 तारीख के बाद में इस तरफ भी आपको चिंता करनी पड़ेगी, क्योंकि आप कह रहे हैं कि होमवर्क हुआ, आप कह रहे हैं कि बड़ी सावधानी रखी गई, बड़े तरीके से हमने टिकट बांटे। आप स्थिति ये देखिए, जयपुर में एक आपका वार्ड ऐसा भी है जहां आप टिकट देना ही भूल गए। पता है आपको तिवाड़ी जी? वार्ड नंबर 88 रफीक खान साहब के इलाके में, जहां अंत में पता चला कि इस वार्ड में तो टिकट ही नहीं दिया गया। ये मेहनत थी, ये एक्सरसाइज थी, ये 9 दिन की रणनीतिक तैयारी। मैंने कहा ना ये जल्दबाजी में हुआ। मैं खुद ही कह रहा हूं ना, सुप्रीम कोर्ट में जब गए थे तब तक लग रहा था कि हमें मार्च का टाइम मिल जाएगा, और विपक्ष को भारतीय जनता पार्टी के नेताओं से भी पूछा था कि कोरोना काल है, महामारी है, जनता में इसकी महामारी फैल सकती है, हमको जीवन बचाना है। लेकिन जब सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दे दिया कि नहीं होना है तो हम फिर तैयार हुए। उसमें जल्दबाजी में कुछ भूल चूक हो गई होगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ कि हमने टिकट बदल दिया, कहीं टिकट दिया शाम को बदल दिया। हमारे यहाँ बच्चों का पता नहीं था क्या? आज इनके 4-5 टिकट तो उनको बदला जिनके 3 से ज्यादा बच्चे थे, 2 से ज्यादा बच्चे थे। तो ये तो जो पार्टी है जो अपने आप को बिल्कुल ही चरित्रवान और बिल्कुल निर्णायक, तो कई माइक्रो मैनेजमेंट है, तो वो जब इतनी बड़ी भूल कर सकते हैं, 7-8-10 टिकट बदले। हमारे यहाँ ऐसा नहीं हुआ। हमारे यहाँ कुछ गलती हो गई होगी, स्वीकार करते हैं, मानव से गलती होती है, लेकिन इतनी बड़ी गलतियां, और हमारे यहाँ पार्टी में इतना बड़ा विद्रोह नहीं है साहब, और हम जीत करके आएंगे। हमारा कार्यकर्ता तैयार है। और राजस्थान की राजधानी और जोधपुर कोटा में अब की बार कांग्रेस के शासन के सुशासन में जो अशोक गहलोत जी ने, चाहे कोविड का कार्यकाल रहा हो और चाहे उनका 1 साल का पहले वाला विकास का कार्यकाल रहा हो, हम कांग्रेस के इस विकास के यात्रा को लेकर के जनता के बीच में जाएंगे। और तीनों बड़े शहरों की 6 नगर निगम में भारतीय जनता पार्टी की सारे जो निगमों को इनको छीन करके वापस कांग्रेस के हाथ में लेकर के आएंगे। चलिए, बहुत अच्छी बात है पंकज जी, आपके भी कैंडिडेट ही नहीं पहुंचे। ये स्थिति आपने तो पहले पहल की थी आपने सूचियां जारी करने में, लेकिन आखिर तक आपके कैंडिडेट नहीं पहुंचे, ये स्थितियां भी रही हैं। नहीं, देखिए कैंडिडेट सारे पहुंचे हैं, और एक जो 2 टिकट जो दिए गए थे उनमें जरूर थोड़ी सी बात हुई, लेकिन टिकट हमारे जो दिए गए थे सारे कैंडिडेट पहुंचे। पहली बात। दूसरी बात जो आपने कहा कि भाई मैं कह रहा हूँ कि उन्होंने कहा भूल चुके होगे, इसका मतलब ये तो क्लियर ठान के बैठे हुए थे कि चुनाव नहीं कराने हैं। सरकार ठान के बैठी हुई थी। उन्होंने कहा ना हमें तो ये था कि जब आप बताइए कि सरकार ही जब इस तरीके की चीज तो मैं कह रहा हूँ नहीं, देखिए मैं कह रहा हूँ पूछने का नहीं है। देखिए आप इन चीजों की तैयारियां हैं, हमने तो लगातार नहीं, हमने तो कहा था, हमने तो आपको बराबर कहा था कि भाई आप जो भी सरकार है जीवन रक्षक, अब आप बताइए तो आपने क्या पैरवी करी वहां पर? तो क्या कोर्ट को चिंता नहीं किया? नहीं, क्या आप ये कहना चाहते हैं कोर्ट को चिंता नहीं है? नहीं, सरकार को क्या चिंता, कोर्ट को चिंता नहीं है क्या? नहीं करना चाहती। चलिए छोड़िए, मैं कह रहा हूं छोड़िए ना, इसका तो कोई मतलब नहीं है। मित्तल साहब मुझे बताइए, कैंडिडेट्स को ये इंतजार था कि आज टिकट जारी हो जाएंगे, आज सूची जारी हो जाएगी, आज सूची जारी हो जाएगी। सूची जारी होती है नामांकन के आखिरी दिन से जस्ट पहले, यानी ये इस रणनीति के साथ जो समझ में आता है वो कि बगावत कम से कम हो, समय कम से कम मिले अगर कोई बागी होता है तो। खास तौर पर जिस बात का ध्यान रखा जाता है वो कास्ट इक्वेशन ही होते हैं, जिसकी शुरुआत में बात चली। और इसको अगर कोई खारिज करता है कि हमारी पार्टी तो जाति से, धर्म से, इन सब से परे होकर जिताऊ उम्मीदवार खोजकर उसको टिकट देती है, तो ये क्या बात गले उतरती है क्या मित्तल साहब? नहीं जेपी जी, ये तो बिल्कुल तय है कि जो उम्मीदवारों का चयन है वो जातिगत समीकरणों के हिसाब से होता है और उसी तरह से उम्मीदवारों का चयन होता है। इसमें किसी को भी पार्टी को मेरे हिसाब से कोई परहेज नहीं है, खुले रूप से होने भी लगा है अब। और जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी ने जयपुर के अंदर अल्पसंख्यक वर्ग को उम्मीदवार बनाया है, तो स्वाभाविक है कि उनकी रणनीति में बदलाव हो रहा है और वो चाहते हैं कि जिसको भी उम्मीदवार बनाए वो चुनाव जीते। लेकिन इसमें एक महत्वपूर्ण बात हो रही है कि ये जो 6 भले ही चाहे 3 शहरों में 6 नगर निगम के चुनाव हो रहे हो, लेकिन देश के दिग्गज लोगों की
प्रतिष्ठा दांव पे लगी हुई है। जहां हम कोटा में देखते हैं कि ओम बिरला जो लोकसभा के अध्यक्ष हैं, उनका वो लोकसभा क्षेत्र है, और वहीं पर ही शांति धारीवाल जो राजस्थान सरकार में सेकंड मुख्यमंत्री के बाद माने जाते हैं, वो उनकी प्रतिष्ठा दांव पे लगी हुई है। जोधपुर में हम देखते हैं कि राजस्थान के जो मुख्यमंत्री हैं अशोक गहलोत, उनका क्षेत्र है, वहां उनकी प्रतिष्ठा, और साथ में जो केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह जी हैं, उनकी प्रतिष्ठा भी दांव पे लगी हुई है। और इसके बीच ही आप ये देखो कि ऐसा नहीं है कि कांग्रेस उसको कोई गंभीरता से नहीं ले रही है, कांग्रेस को बहुत गंभीरता से ले रही है। जोधपुर के अंदर जो कमान दी गई है कांग्रेस की, वो खुद क्या नाम से वैभव गहलोत को दी है, जिन्होंने कि लोकसभा का चुनाव लड़ा, और मुख्यमंत्री के पुत्र भी हैं। और इसके साथ ही अभी 2-3 दिन पहले ही शांति धारीवाल ने एक हाइब्रिड का फार्मूला और दे दिया। जेपी जी, अभी ये हाइब्रिड का फार्मूला भी मेरे को लगता है कि विस्फोटक स्थिति में आएगा। इसका मतलब ये है कि जो पार्षद नहीं है, जो पार्षद नहीं है, वो भी मेयर बन सकते हैं। हाँ, उसको लेकर लेकिन मुझे लगता है मित्तल साहब की अभी क्लैरिटी आनी बाकी है, क्योंकि एक्ट में उसका प्रावधान है, उसका इस्तेमाल किया जाएगा, नहीं किया जाएगा, किया जा सकेगा, नहीं किया जा सकेगा, ये भी अभी साफ होना बाकी है। और जाति की स्थिति ये समझ में आती है साहब कि जहाँ ये देखा जाता हो कि अगर CS बना है तो किस जाति का बना है, RPSC चेयरमैन अगर बनाया गया तो कितने किस जाति के लिए गए सदस्य, किस जाति के आदमी को चेयरमैन बनाया गया, किस जाति के आदमी को DGP बनाया गया। तो जब इन पदों के बारे में जातियों का आकलन हो सकता है तो राजनीति में तो ये खुलकर स्वीकार कर लेना चाहिए कि हमने इस जाति को इतने टिकट दिए, इस जाति को इतने टिकट दिए। अब जो महत्वपूर्ण बात है मित्तल साहब, वो आम आदमी के कंसर्न की है कि माननीय तो जब चुने जाएंगे तब चुने जाएंगे, विकास जब करवाएंगे तब करवाएंगे। पहले जो खतरा सर पे मंडरा रहा था वो खतरा और गहरा गया है। उस खतरे से बचने के लिए आपको क्या लगता है कि ये कितनी बड़ी चुनौती होंगे ये चुनाव? नहीं, इसमें कोई दो राय नहीं जेपी जी, कोरोना काल के अंदर ये चुनाव हो रहा है, और क्या नाम से अभी हमने परसों ही देखा 17 अक्टूबर को जब क्या नाम से बयाना के अंदर गुजरों की महापंचायत लगी, तो सरकार ने खुद ने उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है। तो अब ये देखना पड़ेगा कि चुनाव के जब ये नगर निगम के चुनाव होंगे और जब चुनाव प्रचार होगा तो सोशल डिस्टेंसिंग का कैसे पालना होगी, ये देखना महत्वपूर्ण होगा। और इसमें यह तय मानकर चलिए कि औपचारिक रूप से भले ही कितने भी दावे किए जाएं, कितनी भी गाइडलाइंस दे दी जाएं, आज नामांकन के दिन हमने देखा क्या स्थिति थी, और अब जब कैंपेन शुरू होगा तब हम देखेंगे क्या स्थिति होगी। अगर बचाव करने वाला कोई है तो वो हमारा बचाव करने वाले हम खुद हैं। सरकारें चुनी जाएंगी, चुन ली जाएंगी, सावधानी से चुन ली जाएंगी, तो ये खतरा जो है इसको टाला जा सकता है। बहुत सतर्क रहकर मतदान की प्रक्रिया में आम आदमी को शरीक होना चाहिए। बहुत शुक्रिया आप सभी का आज प्राइम डिबेट में शामिल होने के लिए। आज के लिए बस इतना ही, नमस्कार।